वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो होने वाला है, खास करके एमजे पीआरयू बरेली विश्वविद्यालय का। उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पेपर को मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा। यानी एक क्वेश्चंस में जितने ऑप्शंस होंगे, वहां से जो क्वेश्चंस बनने वाले होंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे कि ये पेपर जो लगा हुआ है 20 तारीख या 21 तारीख में, जो भी लगा हो, इराफ गांधी एंड मास मूवमेंट का एमजे पीआरयू बरेली विश्वविद्यालय रोहिलखंड जो विश्वविद्यालय है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि उसका पेपर अभी लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन पेपर है 2025 का ही, सीएसजेएमयू यानी छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय कल्याणपुर में है, उसके जितने भी कॉलेज संबंधित थे उनमें ये पेपर पूछा गया था। ठीक है, तो सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों का लगभग सेम है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है। इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट यानी गांधी युग और जन आंदोलन से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे। और उन 100 क्वेश्चंस से जब रिलेटेड क्वेश्चन में चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी आपकी। तो डिटेल में हम पढ़ाएंगे, थोड़ा समय जरूर आपका लेंगे। एक वीडियो देख लीजिएगा और जाइएगा परीक्षा दीजिएगा, बहुत अच्छा आपका परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप चाहते हैं, अगर आप 2026 में अगर परीक्षा देने जा रहे हैं या 27 में परीक्षा देने जा रहे हैं, बीए के 6 सेमेस्टर में है पेपर 1 की, तो आपको बता दूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप डीडीयू का पेपर देने जाएं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कपिलवस्तु। ठीक है, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है आपका जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का आपकी बार तो लिखित पेपर हो रहा है, लेकिन हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सीएसजेएमयू के लिए। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माँ शाकुंभरी सहारनपुर हो ही गया आपका। इसके अलावा ये क्या नाम है जिसके बारे में बता रहा हूँ, एमजे पीआरयू बरेली। ठीक है, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय के लिए 2026-27 के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेक्चर। तो इसके अलावा और भी जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं करवाते हैं जो है यूनिवर्सिटीज, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब परीक्षाओं में प्रश्न ये आने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने डिटेल में पहले आपको समझा दिया, ताकि आप अगर इन विश्वविद्यालय से रिलेटेड है तो आप पढ़ लीजिए। बाकी विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित होती है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की लिखित होती है। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की लिखित होती है। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय की परीक्षा जो है इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि ये लिखित होती है। इसके अलावा जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी की परीक्षा जो होती है वो भी आपकी लिखित होती है। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय सीसीएसयू की मतलब की लिखित परीक्षा होती है। इसके साथ ही साथ और भी कुछ विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं लिखित होती है, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ होगा, इसकी भी आपकी लिखित होती है, जितने भी कॉलेज इनसे रिलेटेड है। तो इन सभी के लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से बहुत जानकारी आप जानने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहरहाल चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए हुए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। इंग्लिश में मैं उतना कंफर्टेबल ना हो सकूं, इस वजह से मैं हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ है, आप इसको आप देखते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न, गदर पार्टी ने किस वैश्विक घटना के दौरान भारत में विद्रोह भड़काने का प्रयास किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना सबसे पहले जान लीजिए कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा? 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद करवाना, गदर पार्टी की स्थापना का। ठीक है, गदर पार्टी की अगर बात की जाए तो ये 1913 में हुई थी। अच्छा, इसमें से जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, यहाँ पर आपसे भी प्रश्न बन सकते। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। कब से कब तक चला था? 1914 से 1918, 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो इसी दौरान तो भाई हुआ विद्रोह। तो वैश्विक घटना के दौरान भारत में विद्रोह भड़काने का प्रयास गदर पार्टी ने किया था। यहाँ पर हुआ ये, जब 1914-18 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गदर पार्टी के नेताओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और उन्होंने भारत में ब्रिटिश सेना में काम कर रहे जो भारतीय सिपाही हैं उनको भड़काने और देश में सशस्त्र जो विद्रोह करने की एक प्लान बनाया था, योजना बनाई थी। इसी षड्यंत्र को ही गदर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर?
इसके अलावा आपसे और तमाम प्रश्न पूछा है तो रूसी क्रांति, अमेरिकी युद्ध, ये सब आपका अलग है। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक ये चला था, ठीक है, 6 साल तक चला था। बाकी का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ऑप्शन दे दिया गया, वो आपको बाद में पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या आ चुका भैया, गदर पार्टी का मुख्यालय इस नाम से जाना जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय इस नाम से जाना जाता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका गदर पार्टी का मुख्यालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कहां पर स्थित है, सबसे पहले जानिए सैन फ्रांसिस्को में जो है स्थित है। और इसका मुख्यालय को एक प्रकार से क्या बोला जाता है, युगांतर आश्रम के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, युगांतर आश्रम। द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी वाज नोन एज युगांतर आश्रम। क्लियर, प्रश्न परीक्षा में आता है। याद ध्यान रखेंगे, जो युगांतर आश्रम से ही गदर पार्टी ने अपना प्रमुख समाचार पत्र जो जारी किया था। अच्छा, वो समाचार पत्र का क्या नाम था, उसका नाम क्या था, गदर पत्र निकलता था। तो गदर पार्टी से ही गदर पत्र प्रकाशित होता था, समाचार पत्र था जो भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है मोटिवेशन देता था, ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है लोग जो है सामने आते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की है इंडिया हाउस की बेटा, तो इंडिया हाउस जो था ये लंदन में था। इसे विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा से जोड़ा जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो स्वराज भवन की अगर बात की है, तो स्वराज भवन की जो है ये मुख्यालय कहां पर है, इलाहाबाद में इसका स्थित है। नेहरू परिवार से संबंधित है स्वराज भवन। आजाद हिंद भवन की अगर बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी में स्थापित किया गया था आजाद हिंद भवन। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज चारों चीजों के बारे में मैंने बता दिया। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे आपको समझ करके जब आगे बढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था, ऑप्शन ए वैंकूवर, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी टोक्यो। करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आप सभी को पहले से पता है, मैंने आपको बता रखा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर है, सैन फ्रांसिस्को, जो कि कहां पर है, अमेरिका में है। स्थापना कब हुई थी ये भी मैंने बता दिया, 1913 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये चीजें मैंने आपको चीजें बता रखी है। ठीक है, वैंकूवर किस लिए प्रसिद्ध है, वैंकूवर जो है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसको उतना ऑप्शन उतना ज्यादा है नहीं, इसमें उतना इंपॉर्टेंट, बाकी आगे देखें। चौथा क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इनमें से और विकल्पों पर थोड़ा नजर डालते हैं। अगर देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। ऑप्शन के हिसाब से भी आप ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये किस लिए उद्देश्य से हुआ था, अच्छा इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे गदर पार्टी की, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था। गदर पार्टी के संस्थापकों में सबसे पहला नाम आता है किसका, लाला हरदयाल का। किसका नाम आता है बाबू, लाला हरदयाल। ध्यान रख लीजिएगा, लाला हरदयाल पहले विद्वान। फिर इसके बाद में एक व्यक्ति और थे, सोहन सिंह भकना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सोहन सिंह भकना, वो भी इसमें शामिल थे, सोहन सिंह भकना। और साथ ही साथ में एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था तारा सिंह। ठीक है, तारा सिंह, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, इन तीनों नेताओं ने मिल करके इसका संस्थापना की थी गदर पार्टी की 1913 में, अमेरिका जो है देश के सैन फ्रांसिस्को शहर में। क्लियर, गदर नाम का जो पत्र है यहीं से प्रकाशित होता था, युगांतर आश्रम नाम के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1907 जो घटना है बेटा, 1907 की जो घटना, 1907 इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय लाला हरदयाल जो है सक्रिय थे। गदर पार्टी इस समय बनी नहीं थी, लेकिन लाला हरदयाल जो है 1907 तक सक्रिय थे। 1920 और 30 की अगर बात की है तो गदर पार्टी की स्थापना के बाद के समय, तो इसका कोई मतलब उसमें है नहीं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। गदर पार्टी का गठन मुख्य रूप से किस देश में प्रवासी भारतीय प्रवासियों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। आप सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉरी। तो अब यहाँ पर इसके इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, ताकि आप इसमें अपने आप को आंक ले कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, तो गदर पार्टी का गठन जो किया गया था जो है कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के जो प्रवासी थे उन लोगों ने मुख्य रूप से किया था, मुख्य रूप से अमेरिका, लेकिन कनाडा भी चूंकि अमेरिका के पास ही पड़ता है तो इस वजह से कनाडा में भी जो बहुत सारे भारतीय प्रवासी रहते हैं तो उन लोगों ने इकट्ठा होकर के इसको किया था। ठीक है, ये बात ध्यान। इन प्रवासियों में कौन कौन लोग शामिल थे, पंजाबी किसान जो है कनाडा में बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो इसका कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
पंजाबी किसान वगैरह हो गए, ठीक है, मजदूर हैं, क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग, ये सब वहां पर मिलते हैं। ये सभी लोग अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद करवाने के लिए इन्होंने स्थापना करवाई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, चले, छठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, गदर पार्टी ने किस नाम से अखबार निकाला था? तो मैंने आपको इसीलिए पहले शुरुआत में डिटेल में बता दिया है। आप देखो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे फंसते हैं यहाँ पर। देखिए, गदर निकाला था, लेकिन यहीं पर आपसे और भी पूछा जा सकता था, जैसे कि गदर पार्टी ने किस नाम से अखबार निकाला था? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी द ट्रिब्यून, ऑप्शन सी गदर, ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। सभी ऑप्शन के हिसाब से आंसर ऑप्शन कौन से गलत हैं और कौन सा ऑप्शन सही है, डिटेल में जानकारी दीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। यंग इंडिया की अगर बात करें तो यंग इंडिया एक अलग टाइप का था, ठीक है। द ट्रिब्यून, गदर, ठीक है। तो गदर पार्टी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको क्या बताया भाई? मैंने आपको बताया कि जो गदर पत्रिका है, मतलब गदर जो एक प्रकार से पार्टी थी, युगांतर आश्रम में उसका मुख्यालय था, वहीं से गदर नाम का पत्र निकलता था, ठीक है। ये बात आप एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, यंग इंडिया की अगर बात करें तो यंग इंडिया क्या है बेटा? यंग इंडिया जो थी एक पत्रिका थी जो महात्मा गांधी के द्वारा निकाली जाती थी, ठीक है। 1919 में प्रकाशित थी ये यंग इंडिया पत्रिका। ये ध्यान रखें, परीक्षा में चूंकि प्रश्न यंग इंडिया से भी आएगा, क्योंकि आप गांधी के बारे में पढ़े तो गांधी से यंग इंडिया पत्रिका के बारे में जरूर पूछेगा। गांधी जी अपने विचारों को इस पत्रिका में लिखते थे, 1919 में प्रकाशित होती थी, ठीक, गांधी जी के द्वारा थी। क्लियर? इसके अलावा जो अगला आपका आता है द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून की अगर बात की जाए तो यह एक अंग्रेजी अखबार है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1881 में की गई थी। अंग्रेजी अखबार है, लाहौर से प्रकाशित होता था ये, अब पाकिस्तान में जो लाहौर है वहां से, ठीक है। इसका गदर पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं है, गदर पार्टी से गदर पत्रिका। बाकी अमृत बाजार पत्रिका की अगर बात करें बेटा, तो अमृत बाजार जो पत्रिका है यह एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी अखबार था। अमृत बाजार पत्रिका, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1868 में करी गई थी, ठीक है। यह अखबार बंगाल से निकलता था और ब्रिटिश सरकार की आलोचना किया करता था, पर इसका गदर पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। क्लियर? ये आप सीधे तरीके से जान पाए कि भाई क्या क्या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो मजा आ रहा है ना। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां क्वेश्चन आ चुका है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी हरनाम सिंह टुंडीलाट, ऑप्शन सी बी डी सावरकर और ऑप्शन डी मदन लाल ढींगरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना यानी कि इंडिया हाउस इन लंदन वाज इस्टेब्लिश्ड बाई, करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हाउस की स्थापना हुई कब थी? इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी बेटा कब? 1905 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी बेटा? लंदन में हुई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। यह संस्था करती क्या है? भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति देने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए बनाई गई थी, प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। और अगर बात की जाए जो है आगे की और भी चीजों की, तो इसमें खास करके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बीडी सावरकर भी इसमें कुछ मात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसमें विस्तार से किया था पूर्ण रूप से, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में बीडी सावरकर ने भी काम किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत से बाहर काम करने वाला क्रांतिकारी था या थी? ठीक है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी मैडम भीखाजी कामा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ रेवोल्यूटरी वर्किंग आउटसाइड इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैडम भीखाजी कामा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम भीखाजी कामा की अगर बात करें तो एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थी
जिन्होंने भारत से बाहर विशेष रूप से ये यूरोप यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों में रह करके स्वतंत्रता आंदोलन चलाती रही, समर्थन करती रही उसका। 1907 ईस्वी में बाबू हुआ ये कि जर्मनी के स्टार्टगार्ट शहर में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगे को फहराने का काम मैडम भीखाजी कामा जी ने किया था। ठीक है, उन्होंने वंदे मातरम नाम की एक पत्रिका, क्रांतिकारी पत्रिका थी, उसको प्रकाशित भी करवाई थी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाई मैडम भीखाजी कामा ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं, भगत सिंह सरदार भगत सिंह के नाम से फेमस है। ठीक है, क्रांतिकारी बहुत सारी गतिविधियां करी हैं, लेकिन विदेश नहीं गई, ये देश के अंदर रह करके देश की क्रांति से संबंधित रहे। सचिंद्र नाथ सान्याल को आप जानते होंगे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए थे बेटा? सचिंद्र नाथ सान्याल। HSRA आपसे प्रश्न जो है पूछा भी जाता है इसके बारे में, HSRA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। रही बात सरोजिनी नायडू जी की, तो सरोजिनी नायडू जी थी एक स्वतंत्रता सेनानी थी और एक जबरदस्त कवित्री भी थी। ठीक है, विदेश ये गई थी, लेकिन इन्होंने एक प्रकार से राजनयिक और सामाजिक कार्य ज्यादा किया था, क्रांतिकारी काम इन्होंने नहीं किया है। इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम भीखाजी कामा, राइट आंसर 8वें का। मैं समझा करके बता रहा हूं ताकि आपको डिटेल में कुछ सारी चीजें समझ में आ जाए। अगला प्रश्न, 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न आ चुका है, कोमागाटा मारू घटना जिसमें भारतीय आप्रवासियों को ले जा रहा एक जहाज शामिल था, किस संगठन की गतिविधियों से निकटता से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी गदर पार्टी, ऑप्शन डी होम रूल लीग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिटेल में बताएं, बताने का प्रयास करें, सभी लोग बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताएं। कोमागट, फटाफट से। कोमागाटा मारू घटना जिसमें भारतीय प्रवासियों को ले जाया जा रहा था, उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। 1914 में हुआ ये कि कोमागाटा मारू नामक एक जापानी जहाज था। ये कैसा जहाज था बेटा? जापानी जहाज था। इसमें कितने लोग सवार थे? 376 भारतीय प्रवासियों, खास करके ज्यादातर सिख थे इसमें। ठीक है, सिख धर्म के लोग थे, उनको कनाडा पहुंचाया गया था। ठीक है, कनाडा में आप देखते हैं बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं, सिख रहते हैं। ये भारतीय कनाडा में अस्थायी निवास के उद्देश्य से गए थे, लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने से मना कर दिया था जहाज से, क्योंकि उस समय कनाडा की नीतियां नस्लवादी थी और भारतीयों के प्रवेश पर वो कड़े प्रतिबंध लगाए रहते थे, यानी भारतीय को वो अपने देश में एंट्री नहीं देते थे। जहाज 2 महीने तक वैंकूवर बंदरगाह जो है उसी पर रुका रहा, खड़ा रहा, लेकिन प्रवासी यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी गई 2 महीने तक। अंततः जहाज को क्या किया गया? भारत वापस भेज दिया जाता है। और ये घटना जो होती बेटा, यही घटना एक प्रकार से जानी जाती है। ठीक है, तो ये गतिविधियों से की निकटता से जुड़ी हुई कौन सी? तो गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत में लौटने के बाद में क्या हुआ? जब जहाज कोलकाता के बाजबाज नामक स्थान पर आकर के वापस लौटा, तो ब्रिटिश सरकार को डर था कि ये लोग गदर पार्टी की क्रांतिकारी हो सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि यात्रियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच हिंसक झड़प होती है, कई यात्रियों की इसमें मौत हो जाती है, कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सारी चीजें होती है। गदर पार्टी उस समय अमेरिका और कनाडा में ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति फैलाने के लिए जानी जाती थी, सक्रिय थी। इस वजह से गदर पार्टी का इससे सीधा संबंध होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी के विचारों से प्रेरित थे जो एक प्रकार से कोमागाटा मारू के यात्री थे, वो गदर पार्टी से जो एक प्रकार से नियम कायदे होते थे उनसे प्रभावित थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में इसकी स्थापना होती बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक संवैधानिक सुधारों की बात करती थी, हिंसक गतिविधियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूर रहती थी। ठीक है, गदर पार्टी तो होगा आपका। मुस्लिम लीग आपको पता होगा 1906 या 5 में स्थापना होती है और 1906 में मुस्लिमों के हितों के लिए एक प्रकार से बात करी गई है। होम रूल लीग की आप जानते हो, इन्हीं बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। भारत के अंदर स्वशासन की मांग को लेकर के ये पार्टी बनाई गई थी, लीग बनाई गई थी। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, डिटेल में समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमको बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से जुड़ा हुआ प्रमुख नेता था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा, लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता हैं। ठीक है, लेकिन लाला हरदयाल की अगर बात की जाए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था, किसका किसका नाम बताया था मैंने बेटा? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और तारा सिंह, ये 3 नेता गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है,
बाकी बाल गंगाधर तिलक जो है एक गर्म क्रांतिकारी थे, यानी कि ये उग्रवादी भी क्रांतिकारी थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जो थे होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, होम रूल, ठीक है, लीग के संस्थापकों में से थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उदारवादी नेताओं में से आते हैं। ठीक है, अहिंसा में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम है, तो बताएंगे जो है राजनीतिक गुरु कौन है, यही है गोपाल कृष्ण गोखले। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग से जुड़े थे, गदर पार्टी से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाला हरदयाल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। साइमन कमीशन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए भारत की आर्थिक नीतियां, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का कार्यकरण, ऑप्शन सी भारत की सैन्य शक्ति, या ऑप्शन डी भारत में शिक्षा प्रणाली। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में क्वेश्चंस का आपका डिटेल में जानकारी जब मिल जाता है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को जान पाते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का कार्यकारण। ठीक है, इसी कार्यक्रम को लेकर के किया गया था। साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी, अब यहाँ पर समझे। साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1900 कब, 1927 में इसकी नियुक्ति करी गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1919 का जो अधिनियम आया था, इसमें प्रशासनिक सुधार किया जाए, इसमें जो कमियां रह गई हैं उसके सुधार के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत डायरकी प्रणाली लागू की गई थी, जिसे 10 वर्षों के बाद समीक्षा करने की बात कही गई थी। उसी के लिए ये एक प्रकार साइमन कमीशन जो है बनाया गया था। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी बेटा, 1927 में इसकी नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी, 1927। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। साइमन कमीशन के बारे में विवाद का एक प्रमुख बिंदु यह था कि ऑप्शन ए इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल था, ऑप्शन बी इसमें इसने भारत के लिए तत्काल स्वतंत्रता की सिफारिश की थी, ऑप्शन सी इसमें भारतीय सदस्य शामिल थे, या ऑप्शन डी इसका नेतृत्व एक भारतीय कर रहा था। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं शामिल था, इस वजह से इसका विरोध हो रहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें चूंकि ब्रिटिश साइमन कमीशन 1927 में गठन हुआ था, इसमें नारा लगा था, कौन सा नारा लगा था, साइमन गो बैक जैसे नारे लगे थे। ठीक है, देश भर में नारा लगा था, खूब जम करके विरोध हुआ था इसका। भारत का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था, भारत का कोई व्यक्ति नहीं था। भारत के भविष्य पर विचार करने के लिए कमीशन बनाया गया, और विडंबना देखो कि भारत में मतलब कि भारत के लोग उसमें शामिल ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब बनता है। ठीक है, क्या मतलब बनता है भाई जब उसको शामिल ही नहीं किया गया। समझ रहे चीजों को, तो वही चीजें यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बाबू, कि जब उसमें कोई शामिल ही नहीं किया गया तो फिर उसमें भारत का कोई चीज व्यक्ति शामिल ही नहीं है, और उसमें फिर आपने कर दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था, साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग बताने का। 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13वें का ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था, हु हेडेड द साइमन कमीशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, सर जॉन साइमन जो थे इसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका साइमन कमीशन नाम पड़ा था। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू, 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से दी गई चुनौती का जवाब थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो निम्नलिखित द्वारा दी गई चुनौती का जवाब था, किसके द्वारा दी गई, तो मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई चुनौती का जवाब था ये। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, सबसे पहली बात पूछी जाए तो 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। इसका उद्देश्य था भारतीयों के द्वारा भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया जाए। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी नेहरू रिपोर्ट।
इसका मसौदा तैयार करने में खास करके तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस जी, अली इमाम और एस अणे जैसे तमाम नेता शामिल हुआ करते थे। ठीक है। 1927 ईस्वी में आप देखते हैं इसके उत्तर में बनाई गई थी। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया था जिसमें कोई भारतीय नहीं था। ठीक है। इसके जवाब में भारतीय नेताओं ने निर्णय लिया कि वो अपना खुद का संविधान बनाएंगे। लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि मुस्लिम लीग जो थी, खास करके मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अलग अलग 14 सूत्रीय मांगे जो थी 1929 में प्रस्तुत कर दी। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने अपने 14 सूत्रीय मांगे कब प्रस्तुत की? तो 1929 में प्रस्तुत की थी। ये बात ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। साथ ही साथ में पूछेगा कि मुस्लिम मतलब 14 सूत्रीय नीति किस मांगी किसकी थी? तो मुस्लिम लीग की थी। जिसमें कौन कौन सी मांगी थी? अलग निर्वाचन किया जाए, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, इन सभी की मांग करी गई मुस्लिम लीग के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया कि अलग निर्वाचन प्रणाली को खास करके अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की थी भाई पार्टी जो है, नेहरू रिपोर्ट में सीधा कहा गया भाई जो अलग निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग कर रही है उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है। और इस तरीके से उसको अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध भी किया, लेकिन जो है इस पर ज्यादा काम नहीं किया गया। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुस्लिम लीग। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन मुस्लिम लीग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15वीं का जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे। ऐसे ही पोस्टमार्टम करते हुए एक एक क्वेश्चन का क्या करते हुए चलेंगे बेटा? पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आप सभी को पता होगा भाई किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1928 में। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। मैंने पूरी कहानी ही आपको समझा दी है, यह बात आप ध्यान रखें। पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक प्रकार से इसकी जो है अध्यक्षता करी थी। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1930। ऑप्शन के हिसाब से डिटेल में जानकारी दीजिए। किस ऑप्शन में क्या हुआ था सब बताएं। आप भी लिख रहे हैं 1920 में क्या हुआ था, 1925 में क्या हुआ था, 1942 में क्या हुआ था, 1930 में क्या हुआ था। आप इसको डिटेल में बताने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहली बात बेटा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1930। ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सा माने होता है सा माने साथ में, विनय के साथ हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, इसी को सविनय अवज्ञा कहा जाता है। इसकी शुरुआत नमक सत्याग्रह से, जब गांधी जी 12 मार्च, आपको पता होगा 12 मार्च की डेट थी, 12 मार्च 1930 को डंडी यात्रा शुरू की और कब खत्म करी थी? 6 अप्रैल को खत्म करी थी। ठीक है। 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया, तट पर जाकर के नमक कानून बनाया। उद्देश्य इसका यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का कि ब्रिटिश कानून जो होगा उसका हम शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन करेंगे, विशेष रूप से नमक का जो कर है उसका विरोध करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। उस पर बल देंगे। ये बातें हुई थी। अच्छा, अब यहां पर रही बात 1920 में क्या हुआ। 1920 जो है भारतीय इतिहास की एक बड़ी जबरदस्त घटना है। 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने नाम सुना होगा, वो शुरू हुआ था। ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। इसमें सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज और अदालतों का, सरकारी सभी का बहिष्कार कर दिया गया था। विदेशी वस्त्रों की होली खेली गई थी। खादी का प्रचार प्रसार हुआ था। ये सब 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल था। इसके अलावा 1925 में क्या हुआ? 1925 की अगर बात की जाए बेटा, तो 1925 जो हुआ, 1942 1925 बेसिकली क्या था, उसमें राष्ट्रवादी बड़ा जन आंदोलन कोई शुरू नहीं हुआ था। इस वर्ष एक प्रमुख घटना ये हुई थी 1925 में, एक घटना हुई थी, उसका नाम है काकोरी कांड। ठीक है। आपने सुना होगा काकोरी कांड के बारे में। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था, जिसमें कौन शामिल थे? काकोरी कांड से कौन संबंधित है? प्रश्न बहुत डिटेल में मैं समझा रहा हूं, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा। इसमें काकोरी कांड में कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी शामिल थे। ठीक है। इसके अलावा अशफाक उल्ला खां, ये सब क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने ब्रिटेन की ट्रेन जा रही थी, उसी को लूटा था काकोरी स्टेशन के पास। ठीक है। इसी को 1925 की घटना है। इसके अलावा 1942 एक जबरदस्त घटना लेने वाली एक जो है सन है। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट नाम का एक आंदोलन चला था। भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो जैसे नारे इसमें दिए गए। ठीक है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन या ये सब आंदोलन नहीं, कोई विनय उन्हें नहीं, आप जाओ यहां से, भागो बस, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला। ठीक है। इसी को 1942 में हुआ था। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगस्त महीने में एक क्रांति शुरू हुई थी, ये आंदोलन शुरू हुआ था।
ठीक है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, कौन सा नारा? करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने इसी में दिया था। तो ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न 100% आने वाला है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था, तो आप बता दीजिएगा। 1942 के दौरान, 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस घटना से जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन बेटा किस घटना से जुड़ा हुआ है? आप सभी को मैंने आपको बता दिया था, नमक सत्याग्रह, नहीं नमक कानून या दंडी मार्च। दंडी मार्च मैंने आपको बताया था 12 मार्च, कब शुरू हुआ था? 12 मार्च। ठीक है, 1930 को दंडी यात्रा शुरू हुई थी, 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया था और यही छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है। असहयोग आंदोलन आप सभी को पता होगा, असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो ये भी 1919। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन बताएं। खिलाफत आंदोलन की अगर बात की बेटा, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। इसमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था ताकि तुर्की खलीफा की सत्ता और सम्मान को बचाया जा सके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की और ब्रिटिश सरकार ने खलीफा की शक्तियों को समाप्त कर दिया था, जिससे मुसलमान लोग नाराज थे तुर्की के। इस वजह से मुसलमान, वहां के मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे, तो भारतीय मुसलमान भी विरोध कर रहे थे। इसीलिए गांधी जी भी इसका समर्थन कर दिए। खिलाफत आंदोलन जो है भारत का कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों को एक करने के लिए इसमें जो है इसके आंदोलन का समर्थन किया था। इसमें अली बंधु भी शामिल थे, मौलाना मोहम्मद अली, मतलब मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, ये सब शामिल थे। महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, एक प्रकार से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ताकि जो है मुसलमान और हिंदू एकजुट होकर के आगे बढ़े। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो 1919 की घटना है ये खिलाफत आंदोलन की। तो क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें, ये सब आंदोलन, चूंकि जन आंदोलन और मास मूवमेंट पढ़ना, गांधी का युग पढ़ना, तो उसमें यही सब चीजें आपको आने चाहिए। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने लगा दिया सी ऑप्शन, दंडी मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर प्रश्न है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? शुरुआत किस स्थान से हुई थी बेटा? साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी और दांडी पर जाकर के जो है, ध्यान रखेंगे, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? साबरमती आश्रम या दंडी या वर्धा या चंपारण? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी बेटा, वो महात्मा गांधी ने 12 मार्च से शुरू करी थी, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। ठीक है, कितने लोग थे इसमें साथ में गांधी जी के? 78 अनुयायी थे गांधी जी के। पैदल यात्रा करते हुए 24 दिन में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करी। 6 अप्रैल 1930 को डंडी पर पहुंचते हैं। डंडी पर पहुंचे थे, यानी डंडी एक डंडी जहां पर पहुंचना था वो डंडी था, जहां से चले थे वो साबरमती आश्रम था। ठीक है, अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहां पहुंच करके गांधी जी डंडी में पहुंच करके क्या करते हैं? नमक बना करके ब्रिटिश कानून का तोड़ते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो साबरमती आश्रम जो है, यहां से यात्रा की शुरुआत हुई थी। सत्याग्रह की शुरुआत जो है, क्या क्या पूछा गया है? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां, किस स्थान पर हुई थी? देखिए, एक मिनट। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई थी ना? सत्याग्रह की शुरुआत पूछा गया है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए शुरुआत की अगर पूछी गई, चूंकि आप 1 मिनट समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आश्रम, साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई थी, सत्याग्रह नहीं शुरू हुआ था। ठीक है, तो सत्याग्रह की शुरुआत जो मानी जाएगी वो दांडी से मानी जाएगी। ध्यान रखेंगे, ये 1 मिनट, बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान से देखें बेटा, तो दांडी से, दांडी पर चूंकि जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा तब सत्याग्रह शुरू हुआ था, लेकिन किस स्थान पर जो है शुरू, मतलब यात्रा शुरू करी थी पूछा जाएगा। यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से, लेकिन सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई बेटा? तो हुई दांडी से। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहीं पर नमक कानून का उल्लंघन करके नमक सत्याग्रह की असली शुरुआत होती है, दांडी नामक स्थान से, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चंपारण की अगर बात की तो 1917 ईस्वी में चंपारण में, आपने देखा चंपारण में गांधी एक पुस्तक भी मिलती है, तो 1917 ईस्वी का समय है बाबू। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण में नील आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सत्याग्रह नहीं है ये नील आंदोलन था। ठीक है, इसमें चंपारण में, चंपारण जो है पहला आंदोलन, आप समझ सकते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी ना? तो डिटेल में मैं समझा रहा हूं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है।
सविनय अवज्ञा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड बिलिंगटन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वें का? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 20वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने लॉर्ड इरविन लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा की शुरुआत 1930 में हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसमें ब्रिटिश भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। और आंदोलन को खत्म करने के लिए कई सख्त कदम उठाया था इसने, लेकिन बाद में गांधी जी के साथ ये गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो जाता है। आपको पता हो गांधी इरविन समझौता होता है जब इरविन पर प्रेशर पड़ता है ब्रिटेन में से, जब गोलमेज सम्मेलन होता है, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जाते हैं, तो वहां पर उन लोगों को लगता है कि भाई भीमराव अम्बेडकर जी और तमाम लोग गए थे, पहले हर उसमें बैठे रहते थे, लेकिन यहाँ गांधी जी जो है नहीं जाते थे। तो गांधी जी यहाँ पर बैठ कर आंदोलन करते थे। तो ब्रिटेन की मीडिया जब यहाँ से फिर फोटो क्लिक करके डालते थे कि भारत में आंदोलन हो रहा है, तो कहते थे भाई आप कह रहे हो कि हम भारत की तरफ से हम आए हैं, वो कह रहे हैं हम आए हैं, फिर आंदोलन कौन कर रहा है वहां पर? तो कह नहीं, उस गांधी जी कर रहे थे, गांधी को बुलाओ पहले। तो गांधी जी को बुलाने के लिए फिर इरविन आता है, इरविन के बीच में समझौता होता है, सारी चीजें, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था बेटा? लॉर्ड कर्जन जो था 1899 से 1905 तक वायसराय था, ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात की जाए, लॉर्ड रीडिंग 1876 से 1880 के बीच में था। इसके अलावा लॉर्ड बिलिंगटन की अगर बात करें तो ये जो थे 1931 में वायसराय बने थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें ध्यान रखिएगा। बट 1930 में लॉर्ड इरविन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता नहीं थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए चुनाव में भागीदारी, ऑप्शन बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन सी करों का भुगतान न करना, ऑप्शन डी शराब की दुकानों पर धरना देना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका राइट चुनाव में भागीदारी, इसका राइट आंसर, यही विशेषता नहीं थी, बाकी तीनों विशेषताएं थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 21 का ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आ चुका बाबू। प्रश्न है, प्रश्न आप देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था? ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी पूना समझौता, ऑप्शन सी लाहौर प्रस्ताव, ऑप्शन डी दिल्ली समझौता। करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 22 नंबर का राइट आंसर क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गांधी इरविन समझौता, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था बेटा? 1931 में हुआ था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था 1930 में, ठीक, मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वही दंडी शुरू हुई थी 1930 में, उसी विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था, ठीक है। और हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार आंदोलन के खिलाफ कर लिया गया था, तो उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आंदोलन और चरम पर हुआ, तो फिर चूंकि कैदियों को छुड़ाने के लिए और तमाम गांधी जी भी मान जाते हैं और समझौता होता है, ठीक है। इसमें कई सारी बातों पर चीजें करी जाती है। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाने के लिए राजी हो जाते, कहते हैं पहले, लेकिन पहले हमारी मांगे हैं, उन मांगों को आप मानोगे तो हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर वही मांग वगैरह सारी चीजें होती हैं, उसमें फिर उसके अंदर छोड़ा जाता है। इसके अलावा पूना समझौता क्या हुआ था बेटा? पूना समझौता जो हुआ था 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। हरिजन आरक्षण के मुद्दे पर गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था वो था पूना समझौता, ठीक है। और बाकी बात ये लाहौर प्रस्ताव की, तो 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पारित हुआ था लाहौर प्रस्ताव, जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी लाहौर प्रस्ताव में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा लाहौर प्रस्ताव में किसकी मांग की गई थी? पाकिस्तान की मांग करी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। कब? 1940 में। दिल्ली समझौता क्या है बेटा? ऐसा कोई, मतलब दिल्ली में कोई ऐतिहासिक समझौता वैसे हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये विकल्प वैसे ही दे दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? हु गेव द फेमस स्लोगन डू और डाई इन कनेक्शन विद द क्विट इंडिया मूवमेंट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला को सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। लौह पुरुष को वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत के लिए पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता या अल्पसंख्यकों के लिए निर्वाचन, आर्थिक सुधार, ये सब कुछ नहीं था। ये डोमिनियन दर्जा भी नहीं था। भारत के लिए पूर्ण और तत्काल स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या था? महात्मा गांधी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 24 का भी, 25 का भी बी करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस शहर में पारित किया गया? हाँ, ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास यानी चेन्नई। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंबई यानी मुंबई, अब का मुंबई, और पहले का बंबई जो था। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 8 अगस्त को की गई थी बेटा। किस दिन की गई थी? 8 अगस्त 1942 को की गई थी, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति एआईसीसी की बैठक में निर्णय पारित हुआ था। ठीक है, आपको बता दूं कि यह बैठक कहां पर हुई थी? गवालिया टैंक मैदान बंबई में है, वहीं पर यह बैठक हुई थी, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। अगस्त क्रांति मैदान इसको कहते हैं, क्योंकि अगस्त में महीने में हुई थी ये क्रांति, ये आंदोलन हुआ था, इसी वजह से इसको अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, डू एंड डाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। 27 नंबर प्रश्न। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 26 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 26 का बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बॉम्बे इज राइट आंसर। ठीक है, 26 का बी ऑप्शन। 27 नंबर आप देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वैश्विक घटना के दौरान जो है शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा कब? 1942 में शुरू हुआ था। और 1942 में क्या कौन सी घटना हो रही थी बेटा? 1942 में कौन सी घटना हो रही थी? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। कब से? 1939 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। यानी इस दौरान कौन सी घटना शुरू हुई? कौन सी घटना बेटा? तो भाई जाहिर सी बात है, सेकंड वर्ल्ड वार, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। 27 का भी बी ऑप्शन। 28 देखो बबुआ, 28 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? द क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, अगस्त क्रांति के नाम से, चूंकि 8 अगस्त को शुरू हुई थी, इस वजह से इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी, 28 का सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा उनका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देश के बाकी हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। ऑप्शन ए केवल सरकारी अधिकारियों की, ऑप्शन बी छात्र, किसान और आम नागरिकों की, ऑप्शन सी केवल धनी नागरिकों धनी जमींदारों की, ऑप्शन डी केवल धार्मिक नेताओं की। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्र, किसान और आम नागरिक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 29 का इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखें आप, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? डिटेल में जानकारी आप दीजिए। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? लिखिए, जो भी जानते हो उसके बारे में लिखिए, क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन 1942 बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहली बात तो 1942 में आया था, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी इसका बी ऑप्शन 30 का बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जिन्होंने 30 लगाया बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसमें जो नेता का नाम था जिसके नाम पर ये क्रिप्स मिशन पड़ा है, उसका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। एक ब्रिटिश वकील था, राजनीतिज्ञ था और कैबिनेट स्तर का मंत्री भी था ये। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल, उनके द्वारा भारत में इसको भेजा गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्यों आया था, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान, ब्रिटेन को भारत का समर्थन चाहिए था। भारत चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन दिया था ब्रिटेन का, प्रथम विश्व युद्ध जीता था ब्रिटेन, दोबारा से द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत के समर्थन के लिए जो है ये क्रिप्स मिशन आया था। भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों और असंतोष बढ़ रहा था, उसको दबाने के लिए जापान की सेनाएं बर्मा तक पहुंच चुकी थी आक्रमण करने के लिए, इंग्लैंड पर, भारत पर हमला करने के लिए तैयार थी। मतलब ब्रिटिश भारतीय पर, भारत पर नहीं, भारत के कुछ लोगों ने जापान से मदद मांगी थी, इस वजह से वो आ रहे थे जापान के लोग, क्योंकि जापान से और वहां से वैसे भी युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम सारी चीजें। अच्छा, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स मिशन वाले कह रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मतलब कि बता दिया जाएगा, बना दिया जाएगा इसके बाद, यानी कि आंतरिक मामलों में
भारत के लोग कानून बनाएंगे, लेकिन विदेशी मामला जो होगा वो इंग्लैंड के लोग देखेंगे। तो ये भारत के लोग तुरंत मना कर दे, नहीं नहीं नहीं, अरे ये हो गया, बहुत पहले मैंने बोला था डोमिनियन स्टेट के लिए, अब नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक नया संविधान बनाने के लिए आया था ये। ठीक है, ये सारी चीजें थी इसमें, तो ये क्लियर हो गया आपका। क्लियर, इसमें एक प्रकार से महात्मा गांधी ने इसको क्या किया था, तुरंत ठुकरा दिया था। महात्मा गांधी, नेहरू ने कहा भाई चलो निकलो इधर से, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव तुरंत ठुकरा दिया था, क्योंकि एक खाली वादा था ये। ठीक है, कोई मतलब नहीं था इसका। अब मुस्लिम लीग ने भी जिसको ठुकरा ठुकरा दिया था, हिंदू महासभा से एक नेता, सभी लोगों ने इसको एक प्रकार से एकजुट होकर ठुकरा दिया था कि नहीं नहीं, हमको लेना ही नहीं इसको। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भारत में क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो भाई सभी को पता होगा, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, कैबिनेट मिशन के में कितने ब्रिटिश कैबिनेट शामिल थे, बताएं। कैबिनेट मिशन में कितने ब्रिटिश कैबिनेट शामिल थे? हाउ मेनी ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिशन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 3 ब्रिटिश मंत्री शामिल थे इसमें, कितने? 3 ब्रिटिश मंत्री थे। कौन कौन से थे बेटा? एक का नाम था सर पैथिक लॉरेंस, ये भारत मामलों के लिए ब्रिटिश सचिव था। ठीक है, दूसरा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। और तीसरा था, वो था एबी अलेक्जेंडर, वो नौसेना मंत्री था। यानी तीनों ये एक प्रकार से कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, ये बात ध्यान। इसके कौन अध्यक्ष कौन था? तो वो था स्टेफोर्ड क्रिप्स था। क्लियर, ये बात आप ध्यान, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 लोग थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन 32 का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तो थोड़ा धीमे चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और डिटेल में एक ही क्लास में सब कुछ संपन्न हो जाएगा, बार बार इधर उधर भटकना। अगला क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड बेबल। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर बताएं, फटाफट से आप बताने। लॉर्ड बेबल इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लॉर्ड बेबल जो था, क्योंकि शिमला सम्मेलन हुआ कब था, आप सभी को पता होगा। शिमला सम्मेलन जो ऐसे हुआ था आपका, लॉर्ड बेबल जो था उस समय भारत का वायसराय था। 1943 से 1947 तक रहा लॉर्ड बेबल। बेबल योजना के तहत ही ये सम्मेलन जो है हुआ था, शिमला वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तारीख शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो तारीख इसकी है जून जुलाई के महीने में हुआ था, 1945 के दौरान। ठीक है, और आपको बता दूं कि 1943 से 1947 तक जो था लॉर्ड बेबल ही था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करें, लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक था? देखिए, 1947 में अंतिम वायसराय बना था लॉर्ड माउंटबेटन। शिमला सम्मेलन से 2 साल बाद में आया था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड लिथगो की अगर बात की जाए, ये था बेटा 1936 से 1943 तक वायसराय था। शिमला सम्मेलन के पहले जो है ये एक प्रकार से अपना पद छोड़ चुका था। ये भी गलत, ये भी गलत, ये बाद में था, ये पहले आया था। लॉर्ड कर्जन आप सभी को पता होगा, ये 1899 से 1905 तक वायसराय था। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये तीनों ऐसे गलत हो गए। लॉर्ड बेबल इसका राइट आंसर होगा। 1900 कब से कब तक रहा लॉर्ड बेबल? 1943 से 1947 तक। क्लियर, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी बताएं। प्रश्न इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका 33 का करेक्ट आंसर क्या था बेटा आपका? डी लॉर्ड बेबल। ठीक है, 34 का आप देखिएगा। फार्मूले का उद्देश्य निम्नलिखित के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करना था। ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, और ऑप्शन डी समाजवादी और कम्युनिस्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? The Rajgopalachari formula aimed to resolve the political deadlock between। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर भारतीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसका उत्तर क्या होगा? यही होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1944 में ये फार्मूला जो है प्रस्तुत किया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 35 नंबर पर से इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? अब इनमें से एक करके हम समझेंगे कौन सी घटना कब घटित हुई थी। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी शिमला सम्मेलन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी फार्मूला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिटेल में बताएं, बताएं इसको। जो जो जानकारी हो आपको कैबिनेट मिशन के बारे में, शिमला सम्मेलन के बारे में, आप तब तक लिखते रहे और मैं तब तक आपको चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। समझे इसको। इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, अभी आप खुद ही बता दोगे। देखिए कैबिनेट मिशन कब आया था? सबसे पहले समझे 1946 में, ठीक है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था बाबू? 1945 में हुआ, ठीक है, 1945। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? 1942 में आया था, 3 लोग। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944। अब आप इसको सेट बैठाओ, सबसे पहले क्या आएगा? 1942, फिर 1944, फिर 1945 और फिर 1946, इस तरीके से बैठेगा। तो सबसे पहले की अगर बात की जाए तो क्या होगा बेटा? क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर इसका सी, 35 का सी ऑप्शन लग जाएगा। क्लियर? क्लियर। क्रिप्स मिशन जो था वो आया था, स्टेपफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजा गया था स्वराज की प्रस्तावना को लेकर के। राजगोपालाचारी जो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रयास था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। उसकी अगर बात की है तो वो लॉर्ड बेबल के द्वारा बुलाया गया सम्मेलन था, बेबल योजना के तहत आया था। कैबिनेट मिशन योजना आप सभी को पता होगा, भारत के संविधान निर्माण और सत्ता हस्तांतरण करने के लिए आई थी, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। तो ऐसे अगर आप थोड़ा डिटेल में जानकारी लेंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकलेगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन। बहुत सरल क्वेश्चन। चले, नेताजी लगा देंगे, सी ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न चले। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है 6 सेमेस्टर का, 2 पेपर मैं आपको दूंगा, ठीक। गांधी वाला 2 पेपर मिल जाएगा और आपका हिस्ट्री, आप जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिल जाएंगे। बस जो भी सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, किसी का भी आपको चाहिए तो आपको क्वेश्चन पेपर साल्फा में मिल जाएगा। कुछ जो है नोट्स पीडीएफ में मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। 91 61 93 60 62 पर तुरंत एसएमएस कीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हल फॉर्म यानी साल्व पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और आपको जैसे अगर आपको केवल हिस्ट्री का चाहिए तो हिस्ट्री के दोनों पेपर मैं आपको 50 रुपए में ही केवल दे दूंगा। लेकिन अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट चाहिए, को करिकुलर का चाहिए या फिर और आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको के लिए फीस कितनी रखी? सभी सब्जेक्ट के लिए 100 रुपए फीस, लेकिन केवल एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर की अगर आपको चाहिए तो केवल 50 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स आंसर के साथ। तो जिनको भी दो पीडीएफ है इसके, एक आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर, एक आपका कानपुर विश्वविद्यालय का, और दोनों पेपर को अगर आप देख लेंगे एक भी क्वेश्चन आपका एमजेपीआरयू का बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान, मैंने पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस कर लीजिए, पीडीएफ प्राप्त करना तो तुरंत इस पे एसएमएस कीजिए, अपना बताइए नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है। और बताइए कि हम गुरु हमको 50 रुपए वाला, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट चाहिए 50 रुपए का, ठीक है, आप बोल रहे थे, तो फिर मैं 50 रुपए में आपके लिए व्यवस्थित कर दूंगा। पीडीएफ नोट्स आंसर के साथ मिलेंगे, बाकी आपको यूट्यूब पर वीडियो फ्री में बिल्कुल मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई थी? ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन डी गदर पार्टी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 37 नंबर, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी नेताजी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कांग्रेस से इस्तीफा दिया था क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं पे कि सुभाष चंद्र बोस रहे कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो थी वो गांधी की विचारधारा अलग थी और नेताजी की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। गांधी जी कहते थे कि भाई हम आजादी लेंगे लेकिन अहिंसा के मार्ग पर ही लेंगे, हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। या फिर, लेकिन नेताजी बहुत विद्वान आदमी थे, उस समय आईएएस की परीक्षा जो होती थी उसको उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति थे, नौकरी वोकरी छोड़ दिया था, कांग्रेस में बहुत बड़े वोट से चुने गए थे। एक का नाम था, एक पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा किया था, कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा था अध्यक्ष का, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी खड़े थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इनको एक प्रकार से पूर्ण बहुमत मिला और वो एक प्रकार से जीत गए थे, बहुत बड़े बड़े वोटों से जीत गए थे नेताजी। लेकिन गांधी जी का चेहरा बड़ा लटका लटका था और गांधी जी ने कहा भी कि ये मेरी हार नहीं, ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी हार है।
ऐसे में एक प्रकार से जो नेताजी होते हैं वो छोड़ देते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, कहते हैं भाई तुम लोग लो, जो करना है करो, ठीक है। और वो चले जाते हैं, कहते हैं मैं भारत में ही रह करके नहीं, बाहर रह करके काम करूंगा, फिर वो निकल जाते हैं। 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था नेताजी को, लेकिन उनका विचार महात्मा गांधी और नेहरू से काफी अलग था। वो चाहते थे कि ब्रिटिश से सीधा संघर्ष किया जाए, जबकि गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन में मतभेद चूंकि बढ़ जाता है, कांग्रेस अध्यक्ष से सीधा इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। कब? आपसे पूछता है कब स्थापना हुई फॉरवर्ड ब्लॉक की बेटा, तो कब स्थापना हुई है? 22 जून को स्थापना हुई फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब? 1939 ईस्वी में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसके कांग्रेस के भीतर क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को एक मंच पर लाना, स्वतंत्रता के लिए सीधी कार्रवाई करने के लिए इसकी स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक इसी को बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की अगर बात कब स्थापना हुई बेटा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी पार्टी थी 1928 के आसपास, ठीक है। गदर पार्टी आप सभी को पता होगा 1913 में प्रवासी भारतीयों के द्वारा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में कनाडा और अमेरिका के लोगों ने मिलकर के बनाई थी, जो भारत के लोग वहां पर रह रहे थे उन लोगों ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज का गठन मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश की मदद से किया गया था? बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान की मदद से किया गया था, जापान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। आजाद हिंद फौज जो थी उसके स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी जापान। इसका पुनर्गठन नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ये बात ध्यान, जापान ने एक प्रकार से इसकी स्थापना में बड़ी मदद करी थी, ठीक है। जापान की वजह से सिंगापुर पहुंचे थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आजाद हिंद फौज का गठन मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश की मदद से किया गया था? इटली, जर्मनी, जापान या फ्रांस? 38 का बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल जापान ही राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। आप सभी का बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जर्मनी क्यों नहीं लगा रहे गुरुजी। जर्मनी में नेताजी वो कुछ दिनों तक रहे थे, हिटलर से मिले थे, लेकिन वहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी, जापान में करी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज बिहारी बोस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज बिहारी बोस जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज बिहारी बोस, ठीक है। तो इन्होंने करी थी भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसको बोलते हैं, आजाद हिंद फौज भी इसी को कहते हैं, ठीक है। वैसे तो इसकी शुरुआत जो है 1942 में हुई थी। पहला प्रयास कैप्टन मोहन सिंह ने जापानियों द्वारा पकड़े गए भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर के इसका गठन किया था। मुख्य तौर पर राज बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी। इसी को भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंट या इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, ठीक है। INA को संगठित रूप से खड़ा किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया इसका काम बाद में, ठीक है। तो स्थापना की अगर बात की तो राज बिहारी बोस लगाएंगे, लेकिन उसका मुख्य रूप से किरदार निभाया था नेताजी ने इसमें, ठीक है। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और तब उन्होंने जो है सशक्त सैन्य रूप जो है उनको मिला और उन्होंने बहुत काम किया इसमें, ठीक है। प्रारंभिक रूप से राज बिहारी बोस, लेकिन इसका नेतृत्व और विस्तार जो किया था नेताजी ने किया था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो राज बिहारी बोस ही लगेगा, ठीक है। लेकिन काम ज्यादा किसने किया? नेताजी ने किया था, लेकिन बाद में किया था, स्थापना पूछा गया। प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा कौन सा था? अब इसका बताइए पहले तो। 39 का करेक्ट आंसर क्या आपका लगेगा? 39 का आपका बी लगेगा, राज बिहारी बोस, ठीक है। लेकिन आपका 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, सत्यमेव जयते? करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था, जय हिंद का नारा दिया था। जब सेना जो के बने थे, जय हिंद उन्होंने ही एक प्रकार से चालू किया था पहले। बाकी आप देखते हैं जय हिंद मतलब क्या था? भारत माता की जय हो, विक्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। INA के जो सैनिक थे उनको जय हिंद करना सिखाया था, भारत का राष्ट्रीय अभिवादन था,
ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद आप सभी को पता होगा, तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन। लेकिन इसके साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ये बताएं बेटा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने दिया था, ठीक है, क्लियर। इसका इसके अलावा वंदे मातरम नारा किसने दिया था? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक गीत लिखते हैं वंदे मातरम नाम का, ठीक है, जो आप वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम सुनते ना, राष्ट्रगीत है अपने देश का, वो एक प्रकार से वंदे मातरम गीत है वो। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। स्वतंत्र भारत की मुद्रा पर यानी कि अंकित है, अशोक के स्तंभ पर जो है लिखा है, मुंडक उपनिषद में लिखा गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया इसका 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। झांसी की रानी रेजिमेंट की प्रमुख महिला नेता कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा सी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी, वही एक प्रकार से झांसी की रानी रेजिमेंट जो थी उसमें महिला नेता यही थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। झांसी की रानी रेजिमेंट जो था बेटा, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की एक महिला शाखा थी, यानी आईएनए जो थी, जो जापान में कार्यरत थी, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस जैसे नेताओं शामिल थे। तो उन लोगों ने महिलाओं के लिए, महिला जो लीग थी, महिलाओं के लिए भी स्थापना करी थी, यानी महिला भी उसमें सेना में भर्ती हो जाए। और इसका गठन जो था नेता सुभाष चंद्र जी बोस जी ने किया था 1943 में, ठीक है। इस रेजिमेंट का नेतृत्व किसको दे दिया गया था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी को दे दिया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आईएनए अधिकारियों के मुकदमे किस शहर में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी बॉम्बे मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बयालीस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाल किला, रेड फोर्ट दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को बंदी बनाया, तो उन्होंने उनके विद्रोह मतलब खिलाफ देशद्रोह और हिंसक विद्रोह के आरोपों में मुकदमा चलाया था। यह मुकदमा नवंबर 1945 में शुरू किया गया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी को एक प्रकार से आईएनए ट्रायल्स या रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख आरोपी इसमें जो थे उनमें मतलब कि शाहनवाज खान जी, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये 3 सैनिक अधिकारी शामिल थे, ठीक है। और इन पर मुकदमा जो लगाया था जन भावनाओं को जो है भड़काने के लिए लगाया गया था, ठीक है, इन्होंने भड़काया है। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर क्या होगा बेटा? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल किला मुंबई दिल्ली, ऑप्शन ए 42 का, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। 43 नंबर प्रश्न आ चुका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसने दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका, माउंट बेटन योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माउंट बेटन योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए भारत का आर्थिक विकास, ऑप्शन बी भारत का विभाजन और सत्ता का हस्तांतरण, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका, ऑप्शन डी भारत में शैक्षिक सुधार। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास। बिल्कुल भारत का विभाजन, और बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं भाई? 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के विभाजन का निर्णय मुख्यतः किस राजनीतिक संगठनों की मांगों पर आधारित था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी हिंदू महासभा, ऑप्शन डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? 45 का राइट आंसर, 45 का बिल्कुल बी मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग जो है बेटा, ये भारत के विभाजन का निर्णय मुख्यतः किस राजनीतिक संगठन की मांगों पर आधारित था? मुस्लिम लीग की, ठीक है, मुस्लिम लीग बिल्कुल राइट आंसर। मुस्लिम लीग जो है ये एक प्रकार से 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में मांग उठी थी इसकी बहुत ज्यादा, ठीक है, और ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे।
विभाजन के समय मुस्लिम लीग का नेता कौन था? विभाजन के समय बताएं। विभाजन के समय मुस्लिम लीग का नेता कौन था? जाहिर सी बात है भाई, कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना ही था मुस्लिम लीग का नेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी, 46 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखो बाबू, प्रश्न आ चुका है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी नियंत्रण रेखा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है ये। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रेड क्लिफ रेखा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, रेड क्लिफ लाइन जो है यही इसको कहा जाता है। ठीक है, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत की सीमा और पाकिस्तान की सीमा कहां तक होगी, इसको लेकर के इसको खींचा गया था। सर साइरिल रेडक्लिफ जो थे उन्होंने इसको खींचा था। उन्होंने बहुत कम समय 5 हफ्ते में पंजाब और बंगाल को बांटने का काम किया था। ठीक है, इसीलिए इसको, इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि रेड क्लिफ जो थे उन्होंने इसको किया था। ठीक है, यह रेखा पंजाब में, मतलब पश्चिम में पंजाब और पूर्व में बंगाल को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 17 अगस्त 1947 को यह निर्णय घोषित हुआ था। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत को किस तारीख को स्वतंत्रता मिली? 48, सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा 26 जनवरी की अगर बात की जाए बेटा, 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को तो देश में गणतंत्रता लागू, मतलब कि ये संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। 49 का भी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है, भारत का, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन या क्लेमेंट इटली? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए क्लेमेंट इटली की अगर बात करें बाबू, क्लेमेंट इटली तो प्रधानमंत्री ही था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना लेकर के आया था तो वही था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 50वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ये कब से कब तक शासन शासन संभाला बेटा? 1947 मार्च महीने में बना था और अगस्त 1947 तक एक प्रकार से रहा था, जब तक आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, अंतिम वायसराय कह सकते हैं, लॉर्ड वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भारत के विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना जो आई थी 3 जून 1947 को इसी ने प्रस्तुत करी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये सब चीजें शामिल हैं। बाकी लिनलिथगो की अगर बात की तो इसको मैंने बता ही दिया था, 1936 से 1943 तक रहा था ये। ठीक है, और लॉर्ड बेबल जो था 1943 से 1947 तक रहा था। क्लेमेंट इटली तो मतलब कि जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ही थे, भारत के वायसराय कभी नहीं बने। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 का बताओ बाबू, 50 का सी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस क्षेत्र का कुछ भाग पूर्वी पाकिस्तान बन गया? बताएं। तो पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल का कुछ भाग, जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का हिस्सा था, पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान बन गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 51 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, 51 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रियासतों का भारत में एकीकरण मुख्यतः निम्नलिखित का काम था? किसका काम था? रियासतों का वर्गीकरण, मतलब कि जो एकीकृत किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। भारत के विभाजन को अक्सर इस प्रकार वर्णित किया जाता है, शांतिपूर्ण परिवर्तन, हिंसक और दर्दनाक घटना, परस्पर सहमति से बनी प्रक्रिया, मामूली राजनीतिक समायोजन। बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के विभाजन को अक्सर इस प्रकार वर्णित किया जाता है। ऑप्शन ए शांतिपूर्ण परिवर्तन, ऑप्शन बी हिंसक और दर्दनाक घटना, ऑप्शन सी परस्पर सहमति से बनी प्रक्रिया, ऑप्शन डी मामूली राजनीतिक समायोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंसक और दर्दनाक, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी समय की जो मूवी बनी है, आप देखेंगे गदर मूवी देखे हैं? गदर मूवी देखे बाबू? वो मूवी इसी समय की बनी हुई है, यही कहानी को दर्शाती है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के विभाजन की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10 लाख से अधिक लोगों की जाने गई थी इसमें। ठीक है, और लाखों लोग यहाँ से भाग गए थे, पलायन कर गए थे, भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी हिंदू मुसलमानों के बीच में। ठीक है, करोड़ों लोग विस्थापित होते, भारत और पाकिस्तान दोनों सीमाओं की, इधर से उधर लोग गए, उधर से इधर आए थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंसक और दर्दनाक घटना, बी ऑप्शन 53 का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका है,
इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? 54 नंबर क्वेश्चन है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल राइट आंसर हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है ये। 1934 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि पहली बार लंदन में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, योजना थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे ब्रिटेन और भारत में बैन कर दिया था। इस वजह से ये पुस्तक जो है उतना ज्यादा एक प्रकार से प्रकाशित नहीं हो पाई थी। क्लियर। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा 54 नंबर का, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखो बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, 55 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। 55 का ए। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1917 ईस्वी में बनी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। भारतीय भारतीय नहीं थी बल्कि अंग्रेजी मूल की थी, लेकिन उन्होंने भारत में स्वराज्य शासन की स्थापना का जो समर्थन किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ नहीं था? इनमें से ये मोहन सिंह, राज बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर राइट आंसर। मैंने आपको क्या बता दिया था कि मोहन सिंह जुड़े हुए हैं इसमें से, ठीक है। बिल्कुल मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस और मतलब कि सुभाष चंद्र बोस सब जुड़े हुए, राज बिहारी बोस जुड़े हुए, लाला लाजपत राय नहीं जुड़े हुए हैं। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिए, लाला लाजपत राय नहीं जुड़े हुए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आईएनए के पहले कमांडर थे मोहन सिंह, ध्यान रखेंगे इस बात को। मोहन सिंह पहले कमांडर थे बेटा। 1942 में जापान की जब गठन हुए, मतलब जापान में इसका गठन होता आईएनए का, तभी से। सुभाष चंद्र बोस जी सर्वोच्च नेता थे, और शहनवाज मतलब कि जो एक प्रकार से और भी जो सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस, तो आप सभी को पता होगा। आगे देखते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन लगा दीजिए, लाला लाजपत राय जो है इसमें नहीं शामिल। 57 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आ चुका है, एक मिनट, प्रश्न आ चुका है, रिक्रूटिंग सार्जेंट के नाम से किसे जाना जाता है? 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्रूटिंग सार्जेंट के नाम से किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय। कुछ स्रोतों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिक्रूटिंग सार्जेंट के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर क्या होगा इन चारों में से? बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रिक्रूटिंग मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को सेना में भर्ती करने के प्रेरित करे, ठीक है। इसमें लाला लाजपत राय का नाम भी शामिल आता है कभी कभी, लेकिन नेहरू जी स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक और संवैधानिक तरीकों से समर्थक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की रियासतों और एकीकरण में भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सेना से कोई भर्ती संबंध इनका है नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये आजाद हिंद हिंद फौज का नेतृत्व किया था इन्होंने, नेताजी ने, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने WWI में भर्ती का समर्थन जरूर किया था। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा भी इसके छोड़ करके रखिएगा, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय सिपाही कहते हैं इसी को, हिंदी में रिक्रूटिंग सार्जेंट को भारतीय सिपाही कहा जाता है। तो महात्मा गांधी लगा सकते हो, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऐसा किया था, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर इसका लगा सकते हैं, डी ऑप्शन, क्योंकि हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन इसी के लिए पूछा गया, डी महात्मा गांधी जी के लिए पूछा गया। 57 नंबर का डी ऑप्शन। 58 देखेंगे, चले बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे बाबू, अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन किस शहर में हुए थे? गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे बेटा? लंदन में हुए थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? बताएं।
कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? बताइए सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 हुए थे क्या? बिल्कुल 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसकी अगर बात की जाए बाबू, तो कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था। कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। सरकार ने भारतीय राजनीतिक ढांचे पर चर्चा की थी, ब्रिटिश भारतीय राजनीति। इसके अलावा आगे देखते हैं, इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय सेकंड वाला, वो कब हुआ था? सितंबर महीने में शुरू हुआ था और दिसंबर तक चला था 1931 में। ठीक है, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया था। गांधी अरविंद समझौता के बाद में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भाग लिया था। और रही बात तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ये नवंबर दिसंबर 1932 में चला था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग और अंबेडकर आदि नेताओं ने भाग लिया था। वैसे अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम द्वितीय तृतीय, लंदन में तीनों हुआ था। तीनों में भाग लिया था किसने? इन्होंने, क्या नाम है, भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी सम्मेलन कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे। रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में होता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बाबू। 61 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है आपका? 61 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किस पार्टी ने 16 अगस्त 1947 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप सारे भारत में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, साम्यवादी पार्टी या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61 का, बिल्कुल मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई की मांग करी थी। किस डेट को? ये डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त की डेट थी बेटा, 16 अगस्त 1946 में। ठीक है, 1946 ये एक प्रकार से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई थी। इस डेट को घोषणा करने वाली पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेता थे इस समय जो उसके मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान के मांग के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया था इन्होंने। ये बात ध्यान रखेंगे। परिणाम इसका यह हो कि सबसे भीषण दंगे कोलकाता में हुए, एक प्रकार से जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा जाता है। हजारों लोग मारे गए। हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में तनाव और दंगा होना पूरे देश में शुरू हो गया यहीं से। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें यहां पर हो गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से बताएंगे। भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 61 का ये ना, 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। भारत विभाजन संबंधी माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। 62 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 3 जून। ठीक है, भारत के विभाजन और ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की अंतिम योजना थी ये। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी, अंतिम वायसराय था ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। बताएं, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका, बिल्कुल महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 63 का, डी ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बताइएगा बाबू। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी रचना कब की गई थी? 1909 ईस्वी में। 14 से 22 नवंबर के बीच में इस पुस्तक को लिखा था। गुजराती में पहले लिखा था महात्मा गांधी जी ने स्वयं, बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बेसिकली सत्याग्रह, अहिंसा और भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई इसमें। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दी थी? बताइएगा। इनको जो है बारदौली की महिलाओं ने दी थी। कहाँ की महिलाएं बेटा? बारदौली की महिलाएं ने दी थी। बारदौली कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है बारदौली। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर। 64 का बेटा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, ये हुआ क्या था, सरदार की उपाधि कब मिली थी इनको? 1928 में हुई थी। स्थान है बारडोली, जिला सूरत, गुजरात में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भूमि बारडोली क्षेत्र में भूमि कर 22% बढ़ा दिया था, जो किसान नहीं दे सकते थे। वल्लभ भाई पटेल ने वहां के किसानों का नेतृत्व किया और संगठित अहिंसक आंदोलन किया, ठीक है। और महिलाओं ने इस आंदोलन से प्रेरित होकर के इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन आंदोलन की महिलाओं की जब सफलता हो गई, आंदोलन की सफलता हो गई, सफल हो गया आंदोलन, जो चाहते थे मिल गया, तो महिलाओं ने कहा कि तुम हमारे सरदार हो। वहीं से सरदार पटेल को सरदार सरदार की उपाधि मिलने लगी, ठीक है। आगे देखें, 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो भाई, ये क्वेश्चन अगर आपको इसके बारे में अगर जानना है डिटेल में ना, तो एक मूवी बनाई अक्षय कुमार साहब ने। मुझे में रिस्पेक्ट बढ़ गई, अक्षय कुमार की दुगनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब ऐसी मूवी आती है तो, ठीक है। अक्षय कुमार की मूवी है बेटा, अभी आई है जस्ट, केसरी चैप्टर 2, आप देख लीजिएगा। अपने देश की मूवी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड मूवी है। और आपको उस पे जियो हॉट स्टार पे मिल जाएगी। मुझे कोई पैसा नहीं मिला इसके लिए, देश की बात है, इसलिए मैं रिकमेंडेड कर रहा हूं कि जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर के देख ली। वकालत पर मूवी है, इंटरेस्टेड मूवी है, मजा आ जाएगा आपके। अगर आप देशवासी हैं सच्चे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो इतनी दर्दनाक घटना, पंजाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पंजाब। बैसाखी के दिन जो है गोलियों से छलनी कर दिया गया था लोगों को, लोग भाग नहीं पाए थे, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, ठीक है। वो खिड़कियां बंद, मतलब कि वो क्या नाम, पीछे गेट था, गेट बंद कर दिया, कुआं था, कुआं में बहुत लोग कूद गए, फिर गोलियां बरसाता रहा जनरल डायर जो था, ठीक है। तमाम बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना ये है, ठीक है। मूवी आप देखेंगे बड़ी मजा आएगी। मतलब मूवी में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से एक वकील ने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। अगला क्वेश्चन, किस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया? ऑप्शन है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी पब्लिक सेफ्टी बिल, ऑप्शन डी ऊपर में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून जो कहा जाता है, ये पब्लिक सेफ्टी बिल को कहते हैं। क्या पब्लिक सेफ्टी बिल को कहेंगे क्या? बिल्कुल, पब्लिक सेफ्टी बिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, सी ऑप्शन। क्योंकि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून यही था, ठीक है। यह नारा भारतीय जनता और नेताओं के द्वारा विरोध के रूप में गढ़ा गया था। ये चीजें एक प्रकार से बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1924 ईस्वी में कहां हुआ था? ऑप्शन ए काकीनाडा में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी वर्धा में, ऑप्शन डी बेलगांव में। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? 67 का करेक्ट आंसर बताओ सभी सभी लोग भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 67 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग बता रहे हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर को, बेलगांव डी ऑप्शन, ठीक है। 1924, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924, क्लियर। अध्यक्ष महात्मा गांधी, अब कर्नाटक में है बेलगांव, ठीक है। यह वही एकमात्र अवसर था जहां जब गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था ये, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नौजवान भारत सभा के सदस्य थे? ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, मतलब सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा का परिचय अगर बात की तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। लाहौर में स्थापना करी गई थी इसकी, ठीक है। इस प्रभाव किसका था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी जुड़ा आंदोलन संगठन था ये, उसी से जुड़ा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूरसेन किससे जुड़े हुए? देखिए, सूरसेन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो सूरसेन जो थे बेटा, ये चटगांव शस्त्रागार कांड 1930 में हुआ था, उससे जुड़े नौजवान भारत सभा से नहीं थे, ठीक है। ये एक प्रकार चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़े हुए हैं सूरसेन, ठीक है। जबकि अगर बात की जाए राम प्रसाद बिस्मिल जी की, तो ये जो है काकोरी कांड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एचआरए से जुड़े हुए थे, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी सुभाष चंद्र बोस जी की अगर बात की तो वो जो है
जो है यहाँ से जुड़े ही नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाले का क्या था? बेलगांव। ठीक है, 67 का करेक्ट आंसर क्या था? बेलगांव, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट था, यानी कि डी ऑप्शन। 69 का आप देखेंगे, डिटेल में बिल्कुल मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, और आप इस एक एक प्रश्नों का समय जितना दे देंगे। आपका समय मैंने नहीं लिया, ज्यादा समय नहीं लिया है, 1 घंटा 25 मिनट हो गया है, लेकिन मैं डिटेल में जानकारी आपको दे रहा हूँ, ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा 69 का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंपारण सत्याग्रह। भारत वापसी के बाद जो है महात्मा गांधी का चंपारण में गए थे। ठीक है, 1917 बिहार में हुआ था, लेकिन यहाँ पर चंपारण वाला ऑप्शन नहीं है ना। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ए खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी अहमदाबाद सत्याग्रह, ऑप्शन सी सहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन 1916 में हुआ था, तो वहीं पर एक प्रकार से सबसे पहली बार गए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बीएचयू की स्थापना थी। संयोजक बीएचयू के कौन है? जिनकी फोटो आप देखते होंगे हमारे रूम में लगी, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में खेड़ा हुआ था, तो इसके बाद में यहाँ पर गए थे। ठीक है, और अहमदाबाद मिल मजदूर वाला जो हुआ था, अहमदाबाद सत्याग्रह वाला 1918 में हुआ था ये। ठीक है, इसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना जो उद्घाटन कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। तो गांधी जी भी वहां पे गए थे। पूछा सार्वजनिक उपस्थिति, तो यहाँ पर गांधी जी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 69 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर से क्या हो जाएगा? 70 नंबर राइट आंसर बताओ भाई। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य कृपलानी, यानी कि जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो यही बने थे। ठीक है, 1946-47 तक कौन बने थे? जेबी कृपलानी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 1946 से 1947 तक बने रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा 70 का। 72 नंबर आप देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसिद्ध पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच में होता? गांधी जी और किसके बीच में होता? नेताजी मतलब किसके नाम, जो है भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। तो 72 का सी लगा दीजिएगा भाई। सी ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम लीग के किस नेता के साथ महात्मा गांधी के बंटवारे को रोकने के लिए कई दौरे पर वार्ता की गई थी? बताएं। मोहम्मद ली मुस्लिम लीग के किस नेता के साथ महात्मा गांधी के बंटवारे को रोकने के लिए कई दौरे की वार्ता हुई थी? ऑप्शन ए लियाकत अली, ऑप्शन बी सैयद सोहरावर्दी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी ऊपर में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं। फटाफट से बताएं, 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन आ चुका। महात्मा गांधी का मूल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद। मोहनदास करमचंद जो है इनका मूल नाम है। ठीक है, मोहनदास करमचंद का मूल नाम है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी?
मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या सुभाष चंद्र बोस जी? सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने ही दी थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिए, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी बेटा? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी 1944 में। ठीक है, सिंगापुर में से एक रेडियो प्रसारण में गांधी जी को महात्मा, मतलब गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित किया था। हे राष्ट्रपिता, भारत की आजादी की लड़ाई में हमें आशीर्वाद दीजिए, उन्होंने गांधी जी को कहा था ऐसा। ठीक है, ये बात आप ध्यान, सुभाष चंद्र बोस जी, इसका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की खेती से जुड़ा हुआ था? कौन सा आंदोलन नील की खेती से जुड़ा हुआ आंदोलन था? बताएं। 78 का, बिल्कुल, चंपारण, चंपारण सत्याग्रह 1917, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बिहार में पड़ता चंपारण, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक प्रकार से आंदोलन हुआ था। ए ऑप्शन राइट आंसर हुआ 78 का। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन आप देखें बाबू, 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन औद्योगिक मिलों से जुड़ा हुआ था? अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का सी ऑप्शन। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन आ चुका, असहयोग आंदोलन। बताएं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान है। खिलाफत आंदोलन का भी इसी में समर्थन कर लिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, रौलट एक्ट का विरोध, इन सभी के आप देखते हैं इसी से मोटिवेशन मिला था। खिलाफत आंदोलन, इन सभी से जाकर के फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में क्विट इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं 81 नंबर, 80 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का राइट आंसर क्या लगाएं बेटा? 80 का 1920 लगाइए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते, 80 नंबर हो गया आपका। 81 लगाओ भाई। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस पद्धति की प्रयोग की थी? असहयोग आंदोलन जो था, सशस्त्र क्रांति बिल्कुल भी नहीं थी। चुनाव में भागीदारी, ब्रिटिश सरकार से बातचीत नहीं, शांतिपूर्ण असहयोग। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका। ठीक है, असहयोग शांतिपूर्ण। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन को अंततः किस घटना के बाद बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद बंद कर दिया गया था? बताएं। बिल्कुल, चौरी चौरा घटना जो हुई थी उसी के बाद बंद कर दिया गया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 5 फरवरी को घटना हुई थी 1942 में, गोरखपुर में पड़ता चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में, गया भी हूँ। ठीक है, यहाँ पर हुआ था कि भाई शांतिपूर्ण लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है किसी बात को लेकर के। भीड़ गुस्सा जाती है और थाने में आग लगा देती है। 22 पुलिसकर्मी जो है इसमें मर जाते हैं। ठीक है, ये इसी वजह से गांधी जी जो थे, चूंकि हिंसा से बिल्कुल दूर भागते थे, अहिंसा हो गई थी। गांधी जी को पता था कि भाई हिंसा कर दिए तो फिर हिंसा हो भी सकती, क्योंकि आप देखते हैं जो क्या नाम है, जो ये घटना हुई थी, मैंने आपको बताया था बैसाखी के दिन वाली घटना। ठीक है, तो उस घटना के बाद से सबको पता था कि भाई कि ये जो है, जैसे डार ने गोली चलवा दी थी, ऐसे ही कोई गोली चलवा सकते हैं, तो हमारी जो भीड़ है, जनता है हमारी, वो मर जाएगी, वो उसको तकलीफ होगी, उसको प्रॉब्लम होगी, तो अहिंसा से कार्रवाई करेंगे तो हमको तकलीफ नहीं होगी उतना ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 फरवरी 1922 की घटना है चौरी चौरा की, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की मैं बात कर रहा था, तो उस घटना में चूंकि चीजें पहले से एक साथ, चौरी चौरा वर्तमान में कहां पर है? 82 करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे आप? 82 का बी लगा देंगे। 83 नंबर करेक्ट है। चौरी चौरा कहां पर है बेटा? चौरी चौरा आपका पड़ता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोरखपुर जिले में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन सा आंदोलन का हिस्सा नहीं था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, पूर्व स्वतंत्रता की मांग करना, उपाधियों का और सम्मानों का त्याग। देखिए,
बिल्कुल, ये राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना ये एक प्रकार से आंदोलन का उद्देश्य हिस्सा नहीं था, बाकी तीनों था। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख पहलू इनका बहिष्कार था। असहयोग आंदोलन में क्या था? कृषि उत्पाद का, भारतीय वस्त्रों का, धार्मिक त्योहार का नहीं, ब्रिटिश सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन आ चुका, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 87 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का बी ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा गया था, मतलब किसने रखा था, बताएं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। फटाफट से बताने का प्रयास। 88 नंबर सी ऑप्शन, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताएं भाई, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या, चित्तरंजन दास। इसका 87 का करेक्ट आंसर, 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का बिल्कुल, इसका तो 87 का बी था। 88 का होगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन चित्तरंजन दास। ठीक है, 1920 कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है, चित्तरंजन दास ने इसका प्रस्ताव पेश किया था। महात्मा गांधी जो है इसका समर्थन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू शुरुआत में इसमें एक प्रकार से शामिल थे, लेकिन बाद में समर्थन किया था। शुरुआत में संशय लगता है इनको लेकर के। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का भी नाम जुड़ा हुआ रहता है कभी कभी, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो चित्तरंजन दास का नाम आता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस शहर में हुई थी और किसने की थी, बताएं। 89 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी बेटा, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद चटर्जी ने करी थी 1924 में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक, वो सोशलिस्ट नहीं जुड़ा हुआ है इसमें, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एच आर ए की एक प्रकार से स्थापना, मतलब संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे बेटा? संस्थापक इस पे कौन थे? बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद चटर्जी, मुख्य राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एच आर ए का मुख्य उद्देश्य। 90 नंबर करेक्ट आंसर क्या था आपका? 90 नंबर सी ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एच आर ए का उद्देश्य किसके माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना था? एचआरए का उद्देश्य किसके माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना था? ऑप्शन ए शांतिपूर्ण वार्ता, ऑप्शन बी संवैधानिक साधन, ऑप्शन सी सशस्त्र संघर्ष, ऑप्शन डी सामूहिक सविनय अवज्ञा। करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर सशस्त्र संघर्ष, ए सी ऑप्शन 91 का। 92 करेक्ट आंसर आप देखेंगे। ठीक है, 92 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एचआरए द्वारा की गई काकोरी ट्रेन डकैती का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करना नहीं, हथियारों के लिए सरकारी धन लूटना, रेलवे संचार बाधित करना, एक विशेष नीति के खिलाफ प्रतिबद्ध नहीं, हथियारों के लिए सरकारी धन लूटना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 92 का बी ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती भारत के किस वर्तमान राज्य में हुई थी? पूरी डिटेल में जानकारी दीजिए, फटाफट से लिखिए इसके बारे में। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आके आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 93 नंबर प्रश्न, काकोरी ट्रेन के बारे में बताएं। काकोरी ट्रेन जो डकैती हुई थी उत्तर प्रदेश में हुई थी, उत्तर प्रदेश जो है मतलब राज्य में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन लखनऊ जिले के पास पड़ता है, वहीं पर हुई थी। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को एक प्रकार से जो है इसमें लूटा गया था। ठीक है, के बाद राम प्रसाद बिस्मिल
योजनाकार थे और नेता थे इसके अशफाक उल्ला खां। सह नेता थे, सहायक भूमिका निभाई थी राजेंद्र लाल लाहिड़ी जी। ठीक है। राजनीतिक समन्वयक थे ठाकुर रोशन सिंह साथी थे। और तमाम सारे लोग जैसे मुकंदी लाल, सचिंद्र बख्शी, इसके अलावा केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, ये सभी लोग शामिल थे इसमें। ठीक है, बहुत कई लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एचएसआरए ने क्रांतिकारी उद्देश्यों के साथ साथ किस विचारधारा को अपनाया था? 94 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, समाजवादी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद को, समाजवादी सिद्धांत को अपनाया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्थापना 1928 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम किसके विरोध में फेंका था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक सेफ्टी बिल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा दिल्ली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, जिससे किसी को खतरा नहीं हुआ था। उसका मतलब उद्देश्य था कि भाई इसके बारे में सबको जागरूक करवाना, बताना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष जो है बम फेंका था, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 81, 96 देखें, 96 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सभा में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भगत सिंह को किस ब्रिटिश भगत सिंह को किस ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी जीपी सैंडर्स। 97 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल जेपी सैंडर्स राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका। 98 नंबर को 17 दिसंबर 1928 की घटना, लाहौर स्थान है जम से स्कॉट जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण माना जाता है। ठीक है, उसी की वजह से इनको जो है हत्या किया गया था। ठीक है, गलती से स्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से किसको मार दिया गया था? सैंडर्स को मार दिया गया था। ठीक है, जिम्मेदार क्रांतियों में नाम किसका आता है? भगत सिंह जी का, राजगुरु का, चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। ठीक है, हुआ यह था कि लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी विरोध में उन पर लाठीचार्ज कर दी गई थी 1928 में। ठीक है, फिर तब जो है पुलिस ने उनको लाठीचार्ज की थी। उसकी उसी लाठीचार्ज के बाद में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। तो फिर उससे एक प्रकार से जो लाठीचार्ज करवाया था उसका नाम था जेम्स ई स्कॉट। ठीक है, बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाई और कुछ महीने बाद विधानसभा में बम 8 अप्रैल 1929 के बाद स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया, ताकि जो है लोगों के समक्ष एक मैसेज भेजने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया बाबू, प्रश्न ये पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। भगत सिंह के साथ फांसी की सजा पाने वाले अन्य दो व्यक्ति कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्रश्न जानना चाहिए लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने अपने जो है कलम आज उनकी बोल जय बोल जरा अस्थियां बारी बारी छिटकाए जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिया बिना गर्दन का मोल। करेक्ट आंसर सुखदेव और राजगुरु, शिवराम हरि राजगुरु, सुखदेव थापर और भगत सिंह जी, तीन लोग फांसी चढ़े थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, 98 का ए ऑप्शन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सैंडर्स हत्या केस में ही जो है फांसी दी गई थी 17 दिसंबर 1928 को। ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला के लिए एक प्रकार से जो की गई थी, तीनों पर मुकदमा चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, फांसी जो दी गई थी इसमें वो एक प्रकार से 23 मार्च 1931 को दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में। समय था वही 7:30 बजे शाम को। ठीक है, नियत समय जो था उससे पहले फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसीलिए 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि के रूप में एक प्रकार से देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे।
प्रश्न आ चुका, कौन कौन सा नेता सीधे तौर पर HRA या HSRA से जुड़ा नहीं था? बताएं भाई। बताइए, कौन सा नेता सीधे तौर पर HRA या HSRA से जुड़ा हुआ नहीं था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, 100 नंबर क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखेंगे। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु किस शहर में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ में हो गई थी? लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एक प्रकार से हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 27 फरवरी 1931 डेट थी। इलाहाबाद में एक पार्क है, उसका नाम है अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क। उसी दिन अब से नाम उसका बाद में पड़ जाता है, जब इनकी मुठभेड़ हुई और उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में इस पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। 27 फरवरी 1931 को ब्रिटिश पुलिस ने पार्क में घेर लिया नेता, इनको क्या नाम है, आजाद जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को। और चंद्रशेखर आजाद आजाद जी ने वीरता से लड़ाई भी की उन लोगों के साथ। ठीक है, और जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली, ताकि अंग्रेजों के हाथे वो ना मरने पाए। ऐसे महान लोग जो है हमारे जो है देश में हुए, जिनका नाम हमको आज याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आपको लगभग 1-2 घंटे के होने वाले हैं, और मैंने विस्तार से जो आपको समझा दिया। इससे बाहर कुछ नहीं है, ये 2 घंटे क्लास आप देख लीजिएगा, मैंने विस्तार से आपको समझा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन अगर आपको इसमें इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, 9161936062 पर एसएमएस कर दीजिएगा इस नंबर पर, 9161936062 पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट नाम। लगभग आपके 2 क्वेश्चन पेपर 2 विश्वविद्यालय के मेरे पास हैं, इसके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 का भी सॉल्व हो जाएगा आपका, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, आपके लिए जो है 100 रुपये फीस सभी सब्जेक्ट के लिए रखी गई है। को करिकुलर का भी लेंगे 100 रुपये पड़ेगी सारे सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपको केवल हिस्ट्री का चाहिए तो केवल 50 रुपये की फीस लगेगी। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस करके बताओ, गुरुजी हम फीस रुपये देने 50 रुपये फीस देने के लिए तैयार हैं। स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 50 रुपये सेंड कर देने होंगे, और आपको एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा पीडीएफ, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए। बाकी जो है आपको अगर को करिकुलर सभी सब्जेक्ट का चाहिए, दोनों सब्जेक्ट का चाहिए आपको, और को करिकुलर का भी चाहिए, तो आपको केवल 100 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।